नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से विशेषण विशेषण की परिभाषा और उसके भेद समझेंगे। इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आते हैं आज का अपना जो अध्याय है, विशेषण, परिभाषा एवं भेद, जो हमें छठी से 10वीं कक्षा तक तो सहायक सिद्ध हैं ही, साथ में हमारे जो 10वीं कक्षा में पद परिचय आते हैं उसमें भी यह अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, और जो लेखन प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पद परिचय संबंधी और विशेषण संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी ये सहायक सिद्ध होगा। तो आते हैं अपने पाठ पर, विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण। सबसे पहले हम विशेषण के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद विशेषण की परिभाषा समझेंगे और फिर आगे उसके जो भेद हैं उनको समझेंगे। उदाहरण में हम देखते हैं कि गीता का घर बहुत बड़ा है, उसमें 5 कमरे हैं, उसका बगीचा बहुत सुंदर है। गीता की छोटी बहन राधा है, वह लंबी और पतली है, उसके घर में बूढ़ी दादी भी है। गीता की मम्मी बहुत समझदार है, गीता को हमेशा लाल कपड़े पसंद हैं। यहाँ आप इस अनुच्छेद में देखेंगे कि जो हमने नीले रंग के पद चिन्हित किए हैं वो सारे विशेषण हैं, चाहे वो बड़ा है, 5 हैं, सुंदर, छोटी, लंबी, पतली, बूढ़ी, समझदार, लाल, ये सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें हम विशेषण कहते हैं, विशेषण कहेंगे। अब विशेषण की परिभाषा हम देखेंगे, इसी उदाहरण के आधार पर हम जो विशेषण की परिभाषा देखेंगे तो हम उसमें यही कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर कुछ देखेंगे, जैसे सतरंगी इंद्रधनुष, 7 कलर्ड रेनबो, मीठा आम, स्वीट मैंगो, मोटा लड़का, 5 फूल, गर्म दूध, ठंडी आइसक्रीम, कड़वा करेला, वीर सिपाही, स्वादिष्ट मिठाइयाँ। ये सारे के सारे यहाँ पर विशेषण लगे हुए हैं, जो भी हम नीले शब्दों में, नीले रंग में जो शब्दों को देख रहे हैं वो सारे के सारे विशेषण हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ भोजन जिनकी विशेषता बताने वाले शब्द, साथ ही उनके कुछ इंग्लिश के शब्द हम यहाँ बताने जा रहे हैं, जैसे कड़वा, बेटर, कच्चा, रो, कुरकुरा, क्रंची, मीठा, स्वीट, सूखी सब्जी, ड्राई वेजिटेबल्स, गीला, मोइस्ट, बेस्वाद, स्वादीन, ब्लेंड। इसके साथ आ जाता है बासी भोजन, स्टेल, पका हुआ, राइप, भुना, रोस्टेड, मसालेदार, स्पाइसी, चटपटा, सवोरी, नमकीन, साल्टी, स्वादिष्ट, टेस्टी, शक्कर का बना हुआ, सुगरी, तेल में, ग्रेसी, स्वादिष्ट, स्कर्म्पटियस, अत्यधिक गर्म, पेपिंग हॉट, जला हुआ, ब्रंट, खट्टा, शोर, गुनगुना, लोकवार्म। ये सारे के सारे खाने से संबंधित जो विशेषण हैं वो हैं। उसके बाद हम कुछ शरीर से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको बताने वाले शब्द हैं उनके बारे में हम बताएंगे, जैसे ठिगना या ठिगनी, शॉर्ट, सामान्य लंबाई, मीडियम हाइट, लंबा, टॉल, नाटा या बोना, ड्राफ, कमजोर शरीर, स्किनी, दुबला पतला, स्लिम, स्लेंडर, मोटा, प्लम्प, फैट, गोल मटोल, चोबी, बहुत मोटा, ओब्जे, तगड़ा पहलवान, स्टाउट, गेहूँ रंग, सांवला, वाइटिश, गोरा, वाइट या फेयर, धूप से तप्त, टैंड, काला, डार्क, गंजा, बाल्ड, घुंघराले, करली। ये शरीर से संबंधित विशेषताएं हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ करते हैं कि विशेषणों की तुलना।
विशेषणों की तुलना में हम क्या करते हैं कि आज वर्तमान युग में वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान सभी की तुलना की जाती है। इसी कारण विशेषणों की तुलना भी की जाती है। तुलनात्मक आधार पर विशेषणों की तुलना निम्नलिखित 3 आधारों पर की जा सकती है। ये 3 मौलिक आधार हैं। सबसे पहले इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई कि मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मूल अवस्था क्या होती है? जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, उसकी तुलना नहीं की जाती, तब वह उस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। वहाँ पर हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो वास्तविकता है, जो सामान्य रूप है, उसको बताया जाता है। जैसे रीना पढ़ाई में तेज है, इसमें हमने केवल उसके पढ़ने की विशेषता बताई है कि वो पढ़ाई में कैसी है, ना ही हमने किसी से उसकी तुलना की है, ना ही किसी और को हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मूल अवस्था है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। उसके बाद में दूसरी है उत्तर अवस्था, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उत्तर अवस्था में के अंतर्गत दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं और दो स्थानों में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे रीना मीना से पढ़ाई में अधिक तेज है। तो यहाँ हमने दो व्यक्तियों में तुलना की है, कंपैरिजन किया है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री या उत्तर अवस्था कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था है उसमें उत्तम अवस्था है, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में कि उत्तर अवस्था के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है तथा किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है। जैसे राखी, रीना और मीना में पढ़ाई में राखी सबसे अधिक तेज है। तो ये उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था में क्या बताया हमने कि दो या दो से अधिक में से एक को या तो हम सबसे अच्छा बताएंगे या सबसे बुरा कर बताएंगे, या तो उसकी प्रशंसा करेंगे कि ये बहुत अच्छा है, इस सबसे अच्छा है जो भी है उनसे, या फिर हम उसमें कमियां निकालेंगे कि ये सबसे खराब है, ये बुरे काम करता है, इस तरह से। तो यहाँ पर 3 हमने नाम लिए हैं, राखी, रीना और मीना, और इसमें बताया कि तीनों पढ़ने में तो हैं, लेकिन जो राखी है वो पढ़ाई में सबसे तेज है। तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं विशेषण की अवस्था के रूप परिवर्तन किस प्रकार से रूप बदलते हैं। विशेषण की अवस्था के रूप परिवर्तन को 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है अधिक या सबसे अधिक का प्रयोग करके, दूसरा संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर। अधिक या अधिक का प्रयोग, सबसे अधिक का प्रयोग करके कैसे होगा, इसमें हम 3 बातें लेके चलेंगे, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे तेज, अधिक तेज, सबसे अधिक तेज। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। वीर, अधिक वीर, सबसे अधिक वीर। विद्वान, अधिक विद्वान, सबसे अधिक विद्वान। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर। साहसी, अधिक साहसी, सबसे अधिक साहसी। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। कमजोर, अधिक कमजोर, सबसे अधिक कमजोर। तीव्र, अधिक तीव्र, सबसे अधिक तीव्र। लंबा, अधिक लंबा, सबसे अधिक लंबा। यहाँ पे हमने मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था तीनों अवस्थाएं देखी हैं, जो हमने शुरू में लेके हम चले थे वही। तो यहाँ पर एक तो जो सामान्य बात बताई है, उसके बाद में सबसे अधिक बताया है, और एक दूसरे से अधिक बताया है। उसके बाद हम तर और तम का प्रत्यय का प्रयोग करके किस तरह से करेंगे। इसमें भी वही 3 अवस्थाएं रहेंगी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। प्रत्यय तर और तम लग गए इनके आगे। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घतर अधिक बड़ा, दीर्घतम सबसे अधिक बड़ा, वही अर्थ निकलेंगे। और प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। महान, महानतर, महानतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। कटु, कटुतर, कटुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर, उत्कृष्टतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। विशाल, विशालतर, विशालतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम। निकट, निकटतर, निकटतम। ये प्रत्यय तर और तम लग के वही अर्थ मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को प्रकट करते हैं।
अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी; संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर; परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी; संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, अंगूर खट्टे हैं, ताजमहल बहुत सुंदर है। अब अंगूरों की विशेषता भी बता दी, साथ में ताजमहल की विशेषता भी बता दी। अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। ताजमहल कैसा है? सुंदर है। दोनों शब्द खट्टे और सुंदर क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। उसके गुणों के बारे में बता रहा है कि अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। ताजमहल कैसे? सुंदर। तो हम परिभाषा भी इसी आधार पर लेके चलेंगे। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सीधे से अर्थ हम समझाऊं तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था, आकार का बोध होता है वो उसके गुणवाचक विशेषता है। यहाँ पर हम कुछ बातें जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। जैसे सबसे पहले गुण आता है। गुण में भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी आदि। उसके बाद दोष, बुरा, अनुचित, झूठा, क्रूर, कठोर, घमंडी, बेईमान, पापी, दुष्ट आदि। ये इनकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो रूप रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। आकार में सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। दशा और अवस्था में दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना आदि। स्थान में बाहरी, पछैया, दायां, बायां, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। काल में नया, पुराना, ताज़ा, अगला, पिछला, मौसमी, नवीन, साम्यकालीन, मासिक आदि। स्वाद में मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, सुगंधित, खट्टा आदि। इसी तरह से स्थिति में निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श में मुलायम, सख्त, ठंड, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। ये सभी गुण हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति की गुण अवस्था को बता रहे हैं तो ये यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद विशेषण का जो दूसरा भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा इसमें हम इस प्रकार से देंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चार, प्रतिदिन, प्रथम, दोनों, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर हम पहले एक बार इस परिभाषा को सरल रूपों में समझने का प्रयास करें कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हम यहाँ देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास 7 पेंसिल हैं, किशोर ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब इन दोनों वाक्यों को हम देखें तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं कि 7 और दूसरे में प्रथम निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। और इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमने देखा कि 7 भी और प्रथम भी एक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसलिए यही परिभाषा हम बता सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी संख्या का निश्चित बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, 3, 2, सैकड़ों आदि। उसके बाद में आता है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक के पहले हम उदाहरण देखें। जैसे मेरे पास कुछ पेन हैं, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं। यहाँ हमने 2 शब्द देखे हैं, कुछ और कम। इन वाक्यों में हमने देखा कि ये अनिश्चित हैं। कुछ कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 7
और कम में भी कुछ भी हो सकते हैं, 40, 32, 35, 2, 7, 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इसके अनुसार हम इसकी परिभाषा स्पष्ट कर लेते हैं कि जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ, कम, कई, बहुत से, थोड़े, अनेक आदि। जहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ निश्चित संख्यावाचक होता है, जहाँ संख्या का निश्चित बोध ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक होता है। सीधी सीधी बात ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मापतोल होता है। किस तरह का होता है ये हम देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मापतोल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 1 किलो, 7 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा सा दूध, कुछ फल आदि। यहाँ पर परिमाण होता है, मापतोल होता है, और ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण होता है वैसे ये भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण हम देखते हैं पहले निश्चित परिमाणवाचक का। जैसे रमेश 4 लीटर दूध लाया, उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। तो यहाँ पर नीले जो शब्द हैं उनको ध्यान से देखिए, 4 मीटर, 2 लीटर, ये क्या है? ये निश्चित परिमाणवाचक है। तो यहाँ हम इस हिसाब से इसके अंतर्गत हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जो शब्द किसी निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 1 किलो, 7 मीटर, 2 लीटर, 200 ग्राम आदि। यहाँ पर मापतोल की एक निश्चित इकाई है, हमें पता है कि इसका तोल कितना है या इसका माप कितना है, तो उसमें एक निश्चितता है। और इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, उदाहरण देखते हैं पहले हम। गिलास में थोड़ा दूध था, बैग में कुछ सब्जी हैं। अब थोड़ा कितना भी हो सकता है, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा का मतलब 100 ग्राम भी है, 50 ग्राम भी है, 20 ग्राम भी हो सकता है, 75 ग्राम भी हो सकता है, 60 को थोड़ा सा दूध है, कितना भी हो सकता है। इसी तरह से बैग में कुछ सब्जी हैं, कुछ का मतलब कुछ भी हो सकती हैं, कोई मात्रा उसमें निर्धारित नहीं गई है। तो इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि जो शब्द किसी निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ सब्जी, सब, धन, बहुत पानी आदि। ये निश्चित इकाई का बोध नहीं कराते, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अगला है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में हम देखेंगे, वह लड़का नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पर वह लड़का और यह घोड़ा की ओर संकेत किया गया है। अब किस तरह से संकेत किया गया है? उनको बताने के लिए कि उनको आना था लेकिन नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है, उसकी ओर इशारा किया गया है। तो इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा देखें, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या किसी की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह आदमी, वे पौधे, वे लोग, वह लड़का आदि। यहाँ पर संकेत किया गया है, और संकेत के रूप में जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। अब हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो यहाँ हम देखेंगे, कुछ, थोड़े, सब, अधिक, बहुत आदि शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संख्यावाचक व परिमाणवाचक दोनों प्रकार के विशेषणों में प्रयुक्त होता है। जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु से पूर्व किया जाता है जिसे गिना जा सके तब वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु से पूर्व किया जाता है जिसको केवल मापा या तोला जाता है तब उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हमें यही देखना है कि जिनकी संख्या के लिए प्रयुक्त हो, गिनने के लिए प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर इस तरह के जो शब्द हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक के लिए प्रयुक्त होंगे, और जब किसी वस्तु के नापतोल से पहले उनका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, ये थे विशेषण के भेद और उसके उदाहरण। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं विशेषण से जुड़े
बहुविकल्पीय प्रश्नों की। इसमें हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो है, वह किताब पढ़ो। वाक्य में विशेषण है गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संकेतवाचक। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, उसने सुंदर सुंदर लिखा, वह बहुत अच्छा लड़का है। अगला है, वह पुस्तक पढ़ो। वाक्य में विशेषण है गुणवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। हरी, सुंदर, कड़वाहट या दोहरा। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण की उत्तमावस्था किस विकल्प में है। राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, रमेश सुंदर बहुत सुंदर है, सीना सबसे सुंदर है, रीमा सीमा से ज़्यादा सुंदर है। अगला है, इनमें से कुछ गुणवाचक विशेषण कौन सा है। चौगुना, दोहरा, नया या कुछ। अगला हमारा जो प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण है, आलस्य शब्द का विशेषण है आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। अगला प्रश्न हमारा आता है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 1, 2, 3 या 4। अगला प्रश्न हमारा आता है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तुम 10 रुपये लाओ, वह कम रोटी खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, या उसने कुछ पानी पिया। अगला हमारा प्रश्न आता है, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस अवस्था में, किस वाक्य में हुआ है। वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, उसने मीठा आम खाया, या वह आदमी अच्छा नहीं है। तो साथियों, ये हैं कुछ अभ्यास के लिए हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर हम हमारी जो अगली वीडियो आएगी क्रिया संबंधी, क्रिया और उसके भेद, उसमें हम देंगे। इससे पहले आप कमेंट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर मुझे भेज सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी जो पिछली वीडियो थी सरनाम से जुड़ी हुई, उनके प्रश्नों के उत्तर की। उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा उन्हें, चौथा हम तुम ये वे, पांचवा निश्चयवाचक, छठा हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सातवां तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, आठवां निजवाचक, नौवां निश्चयवाचक, 10वां संबंध बताने के लिए, 11वां किन किन, 12वां अस्तित्ववाचक सर्वनाम, 13वां किन किन का नाम सूची में नहीं आया, 14वां संबंधवाचक, और 15वां तथा अंतिम जो प्रश्न है उसका उत्तर है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो बच्चों, ये थे हमारे विशेषण की परिभाषा और उसके भेद। हमारी जो अगली वीडियो आएगी, जो आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल के माध्यम से आएगी, उसमें हम बात करेंगे क्रिया, उसकी परिभाषा एवं भेदों की। आशा है आप इनको अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे और आपके लिए पूरी तरह से सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।